टीचिंग, ठीक है। टीचिंग पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब हम KVS का फॉर्म भरते हैं, सीटेट का फॉर्म भरते हैं, एज ए टीचर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ आप किसी का चेक किया जाता है वो है टीचिंग। टीचिंग क्या है, अभी कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम इसको विभिन्न दर्शनों और मनोविज्ञान के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें टीचर एक अकेला है और स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो हमने कल भी बताया था टीचिंग कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक सामूहिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, टीचिंग अकेली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अधिगम अकेली प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जब व्यक्ति सीखता है तो अकेले अकेले सीखता है, यानी कि इतने स्टूडेंट हैं, सब विद्यार्थी अपने तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ा रहा है। उनका लेवल, उनकी योग्यता, उनका कंटेंट, नॉलेज के हिसाब से क्लास चल रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले टीचिंग के अर्थ की बात करेंगे। तो टीचिंग के अर्थ को अगर हम शाब्दिक अर्थ में लें, किसी भी चीज को हम 2-3 तरह से अर्थ से समझते हैं। एक तो उसका होता है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में शिक्षण सीख देना है, सिखाना है, सिंपल सीख देना है, सिखाना है। और हम किसी को कितने तरीके से सिखाते हैं, ठीक है, तो वो शिक्षण होता है। आप लोगों ने शिक्षण के प्रकारों को भी पढ़ा होगा। उन प्रकारों में जो सबसे एक स्टेप्स को देखें तो अनुबंधन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, मतारोपण, इंडोक्ट्रिनेशन, ये 4 शिक्षण की प्रकारता के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जितना ज्यादा जो है अनुदेशन होता जाता है वो उतना शिक्षण के नजदीक पहुंच जाता है। और शिक्षण में एक व्यक्ति शिक्षक होता है द्वारा एक दूसरे व्यक्ति जो शिक्षार्थी होता है को ज्ञान प्रदान करने की क्रिया संपन्न होती है। हम शिक्षण उद्देश्य पर करते हैं और ये उद्देश्य जो होते हैं ये सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो आपके व्यवहारिक होते हैं, जो आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण वह है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाए। शिक्षण वह है जो सीखने में सहायता करे। तो शिक्षण के शाब्दिक अर्थ को हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे के जो इंग्लिश में इसको 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है कि टीचिंग ज्ञान के समवाय या एक एजुकेशन के पर्यायवाची के रूप में, ठीक है। विनोबा भावे की शिक्षाएं, महात्मा गांधी की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ये भी एक टीचिंग है। उन्होंने किसी चीज को दर्शन समझा, राधा कृष्णन जी ने चिंतन किया और चिंतन से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरे को उन्होंने जो सिखाया। महात्मा बुद्ध ने जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, महावीर स्वामी ने जब कैवल्य की प्राप्ति की और वो जब उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए, ठीक है, सारनाथ मृगदाओं में जब उपदेश हुआ उससे लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद धीमे धीमे लोग उनसे जुड़ते चले गए, वो भी एक प्रकार का शिक्षण हो रहा था, वो धर्म का शिक्षण था। और यहाँ पर जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो ये किसी विषय का शिक्षण होता है। शिक्षण एक बहुत व्यापक वृहद चीज है जिसमें किसी के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ये व्यवहार में परिवर्तन व्यवहारात्मक जो ज्ञानात्मक हो सकता है। जब ज्ञान में कोई चीज आती है तो फिर वो भावों में आती है और जब भावों में आती है तो वो क्रियाओं में आती है। तो हम शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में भी देखते हैं। टीचिंग को आज एक प्रोफेशन के रूप में माना गया है और इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया गया है जो बीएड के रूप में आप लोग देखते हैं, बीटीसी के रूप में आप लोग देखते हैं। आज उसको भी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड रूप में किया जा रहा है ताकि सीखना जो है वो अच्छे से टीचर को स्किल्स डेवलप की जा सके। तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक बनाए भी जाते हैं और शिक्षक बनाने में उनको एक व्यवसाय के रूप में टीचिंग के फील्ड में वो आते हैं। फिर शिक्षण को हम क्रियाओं और विधियों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। जब क्रियाओं और विधियों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर जो टीचिंग के जितने भी स्किल्स होते हैं, जैसे टीचिंग स्किल्स में इंट्रोडक्टरी स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन है, क्वेश्चनिंग है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, ये ऑल दीज आर द एक्टिविटीज, ठीक है। और ये एक्टिविटीज से मिलकर एक प्रोसेस बनता है जिसको हम टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग, अगर आपसे क्वेश्चन है टीचिंग क्या है, तो टीचिंग क्रियाओं या विधियों की व्यवस्था के रूप में एक व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हम शासन के स्वरूप के आधार पर हम बात करें कि शिक्षण क्या है, तो सबसे पहला जो शिक्षण का प्रकार आता है, ठीक है, वो आता है एक तंत्र शासन में शिक्षण, ठीक है। एक तंत्र शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है? इसमें शिक्षण में शिक्षक अधिक
केंद्रीय भूमिका में होता है, शिक्षक सक्रिय होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। जो लेक्चर मेथड होता है वो इसी तरह के एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का ही उदाहरण है। इसको बताते हुए एससी मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही ऐसे सच पूछी जा सकती है क्योंकि परिभाषाएं भी आ जाती हैं जो उसका विशेष अर्थ बताती है, किसी सब विषय के विषय में विशेष अर्थ बताती है। इस व्यवस्था में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या टास्क सेंटर्ड टीचिंग में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो टीचर महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रजातंत्र शासन में शिक्षा। प्रजातंत्रात्मक डेमोक्रेटिक तरीका है और आज हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो दर्शन था उसके अंतर्गत हम एक तंत्रीय शासन व्यवस्था को मान्यता देते थे, लेकिन जैसे ही प्रगतिवाद आया, पेस्टलाजी, फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, ये वो शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को बाल केंद्रित बना दिया। आज हमारी शिक्षा के केंद्र में जो है वो बालक है और बालक केंद्र में होने के कारण आज पूरी शिक्षा व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग तय हो रही है कि किस तरह से बालक की सिखाना है, बालक कब सीखेगा, बालक की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसी को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जा रही है। इसमें आती है एमी डोने की परिभाषा। एमी डोने क्या कहते हैं? एडमेंट एमी डोने शिक्षा को अंतर प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथन को शामिल किया जाता है। जो शिक्षक और छात्र के मध्य परिचालित होते हैं, कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो, जब टीचर और स्टूडेंट आपस में क्वेश्चन आंसर करें, जब खुला वातावरण हो, स्टूडेंट कोई भी प्रश्न पूछ सके, ठीक है, उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो इस तरह की व्यवस्था को जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो वो व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएगी और इसमें शिक्षक का स्थान बदल जाएगा। अब शिक्षक का स्थान एक निर्देशक का हो गया, अब एक शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का हो गया, अब शिक्षा में छात्र अधिक क्रियाशील हो गए। तो ये व्यवस्था पहली वाली व्यवस्था से ज्यादा प्रभावी है और ये व्यवस्था आई। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण के स्वरूप फिर बदला। आज हम हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण की बात करते हैं कि छात्र को हस्तक्षेप नहीं करना है, छात्र के सीखने में केवल फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करना है। स्टूडेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो और उसे सेल्फ लर्निंग करने दो, ठीक, उसे सेल्फ से सीखने दो। इसमें यह कहा जाता है कि यह शासन प्रणाली आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत जिसमें मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी टास्क रिलेशन सेंटर पर आधारित होती है, उसमें जान कर कि ये बात उल्लेखित की जा सकती है कि शिक्षा में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था होती है जिसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कठिनाइयां उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है, कठिनाइयां उत्पन्न की जाती है और उन कठिनाइयों पर विजय पाने का छात्र प्रयास करता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति का प्रयास करता है। छात्र की इस प्रक्रिया में क्रिया सीखने में सहायक होती है। आज हमारे पास शिक्षण की कौन कौन सी विधियां? सबसे पहली विधि व्याख्यान विधि आती है, फिर पाठ्यपुस्तक विधि आती है, फिर कहानी विधि आती है, फिर उसके बाद हम देखें तो फिर और अधिक डेमोक्रेटिक विधियां आ जाती हैं। उस डेमोक्रेटिक विधियों में हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, हम उसके बाद क्या कहते हैं सामाजिक अभिव्यक्ति विधियों की बात करते हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति विधियों में हम सेमिनार की बात करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, हम विचार संगोष्ठी और सम्मेलन की बात करते हैं जो अधिक ओपन सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीखने के सामने समस्या है, सीखने वाले के सामने, ठीक है, समस्या समाधान विधि, समस्या दे दी गई है, छात्र अपनी सूझबूझ से उस समस्या का समाधान करेगा। शिक्षक का रोल केवल उसको सही और गलत का मार्गदर्शन करना है। इस तरह का शिक्षण हस्तक्षेप रहित शासन में आज ये शिक्षण का जो स्वरूप है ये पहले के दो शिक्षण के स्वरूप से ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। आज हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग आ रही है। अगर हम और आधुनिक टीचिंग की बात करें तो फ्लिप्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, इसी प्रकार के शासन व्यवस्था के स्वरूप में शिक्षण के रूप को दर्शाता है, ठीक है। और इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील होता है। धीमे धीमे जो हमारे छात्र की क्रियाशीलता की गति है वो बढ़ती जा रही है। पहले दो व्यवस्था में शिक्षक की क्रियाशीलता अधिक थी, लेकिन इस अवस्था में आते आते और कम हो गई है शिक्षक।
फिर हम देखते हैं दर्शनों के आधार पर शिक्षा को कैसे परिभाषित किया गया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था तो दर्शन पर ही अवलंबित होती है। जैसे दर्शन होगा वैसी शिक्षा होगी, और जब जब दर्शन बदला तब तब शिक्षा बदली। जब पहले हमारे यहाँ आदर्शवादी दर्शन था, ये कहता था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने उत्तम विकास और आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होता है, यानी कि आत्मज्ञान कराओ, आत्मानुभूति कराओ। तो ऐसी शिक्षा जो बालक को आत्मानुभूति करा सके वो शिक्षा है, वो शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षण का उद्देश्य ही बदल गया था, आत्मानुभूति और आत्म विकास के पथ पर अग्रसर करना आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण का एक उद्देश्य था। लेकिन जब यथार्थवाद आया तो इन्होंने शिक्षण को एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाया, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विकास प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण करता है। यथार्थवादी विकासवादी है, यथार्थवादी वैज्ञानिकवादी है, यथार्थवादी 18वीं शताब्दी का दर्शन है। ठीक है, ये और अधिक शिक्षण के स्वरूप को परिष्कृत करता है और शिक्षण को वर्तमान चीजों के संदर्भ से जोड़ता है। फिर हम देखते हैं प्रगतिवाद। शिक्षण का अर्थ एक ऐसी क्रिया से लगाया जाता है जिसमें बालक के नैसर्गिक विकास को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संवर्धित किया जाता है। ठीक है, अब पहले वाले दर्शन में ये था कि डंडा छूटा बालक बिगड़ा, फिर ये आया कि डंडा उठाना ही नहीं है। प्रकृतिवाद ने कहा कि डंडा उठाना ही नहीं है, अधिगम को मनोवैज्ञानिक बनाना है, और अगर अधिगम को रुचिकर बना दिया जाए, सीखने को रुचिकर बना दिया जाए, वातावरण को और अधिक व्यवस्थित और आनंददायी कर दिया जाए तो शिक्षा अपने आप संचालित होगी। तो इन्होंने हस्तक्षेप रहित नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया माना कि बच्चे का स्वयं से नैसर्गिक विकास होगा। ठीक है, फिर प्रयोजनवादी आया। प्रयोजनवादी ने कहा शिक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने, उन पर अपेक्षित सूझबूझ और कौशल के समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने प्रयोजनवाद पढ़ा है, जो ये कहता है कि व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन के योग्य बनाओ, जो वर्तमान में व्यवहारिक जीवन चल रहा है वो उसके लायक हो सके, वो अपने आप को समायोजन कर सके, अपने सत्य का निर्माण कर सके। तो व्यक्ति में वो सूझ डेवलप करनी है कि बदलते हुए परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके। अगर वो क्षमता उसमें नहीं है तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, परिस्थितियां हमेशा बदल नहीं है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित किया है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था आदर्शवाद से और प्रकृतिवाद से, यथार्थवाद से, प्रयोजनवाद सभी से कुछ ना कुछ प्राप्त करती है, और उन सबके फलस्वरूप आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इस स्वरूप को प्राप्त कर पाई है। फिर हम देखते हैं कि दर्शन का एक स्वरूप अस्तित्ववादी दर्शन भी है। ये 21वीं शताब्दी का दर्शन है, इसे संकट का दर्शन कहते हैं। इसमें मानव की गरिमा गिर रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इसमें शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा गया कि शिक्षण और अधिगम के द्वारा छात्र की संवेदनशीलता में, ठीक है, अभिवृद्धि की जाती है, जिससे वह अपनी परिस्थितियों का एहसास करते हुए विकल्पों का चुनाव कर सके। अब व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाई जाती है और अपने उस जिम्मेदारी का वो उत्तरदायित्व ले सके, इस योग्य बनाया जाता है। अब केवल उसको स्वतंत्रता के अवसर दिए जाते हैं, और उस स्वतंत्रता में वो क्या करेगा, उस स्वतंत्रता में वो क्या करेगा, वो चाहे तो स्वतंत्रता का फायदा उठा ले अपने बनाने में या अपने को बिगाड़ने में। बन गए तो भी इसकी जिम्मेदारी तुम पे है, और बिगड़ गए तो किसी और को दोष नहीं है, तुम पर है। तो अस्तित्ववादी दर्शन शिक्षण को और अधिक खुला वातावरण प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं अधिगम मनोविज्ञान के हिसाब से 5 दर्शन आए। पांचों दर्शन ने शिक्षण को अलग अलग रूप से परिभाषित किया, और पांचों दर्शनों के शिक्षण में हम अंतर देखते हैं। और अगर हम मनोविज्ञान के अनुसार से देखें तो सीखने का सबसे पहला सिद्धांत थार्नडाइक का था। थार्नडाइक ने सीखने को परिभाषित करते हुए उद्दीपक और अनुक्रिया से संबंध को जोड़ा था। यहाँ पर भी शिक्षण को एक ऐसी व्यवस्था माना गया जिसके द्वारा व्यक्ति में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध को दृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब बच्चे को ऐसा सिखाना है कि उसके सामने जैसा उद्दीपक आए उस उद्दीपक के साथ वो वैसी अनुक्रिया करे, और उद्दीपक अनुक्रिया में बॉन्ड बन जाए। तो हम जब छोटी कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जब हम सिखाते समय उनको किसी उद्दीपक से जोड़ते हैं, तो वो हम थार्नडाइक के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे होते हैं, और हमारा शिक्षा उससे संबंधित होता है। अनुबंधन द्वारा भी सीखा जाता है। सीखने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। सीखना एक तरीके से नहीं होता। हमारी विषय वस्तु कैसी है और बालक की आयु कैसी है, इस पर हम निश्चित करेंगे कि हमारा सिखाना किस तरह से हो। हम का से कबूतर, खा से खरगोश करके भी पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में, ये हमारा अनुबंधन करके सिखाना है। फिर वो बच्चा समझ जाता है कि छतरी वाला छा लिखना है, तो ये हमारा अनुबंधन से सीखना है। तो शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था भी है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड बनने को सीखना कहती है। फिर आता है पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन, ये संकेत अधिगम है।
और अगर हम एक मनोवैज्ञानिक हैं आर.एम. गैने को देखें तो उन्होंने जो अधिगम की सोपानकी दी है, जो अधिगम के 8 प्रकार बताए, उसमें सबसे नीचे अधिगम के प्रकार में संकेत अधिगम को रखा। और संकेत अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। जब संकेत मिलता है बच्चे को, जैसे कि उन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया था कि कुत्ते को घंटी की आवाज बजी, उसने कान खड़े की और एक समय ऐसा आया कि घंटी की आवाज से उसने लार स्राव करना शुरू कर दिया। तो बच्चे को संकेत देकर सिखाया जाता है। बच्चा जब किसी चीज को सीखता है, उससे कहते हैं कि ये बोतल, तो वो समझता है कि ये बोतल है। अब वो बोतल शब्द आने पर ही वो बोतल के अर्थ को समझ लेता है। तो इस तरह का सीखना, जब वो माँ कहने पर माँ की तरफ देखने लगता है, नाम पुकारने पर सीखने लगता है, तो ये हमारा पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। और अगर हम पियाजे के सिद्धांत को देखें तो पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं हैं, उसमें जो दूसरी अवस्था है, जो संवेदी गामक अवस्था है, उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि सीखना संकेतों और प्रतीकों पर आधारित हो जाता है। और हमारा सीखना जब संकेतों और प्रतीकों पर आधारित होता है तो सीखने की चाल और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से भी आप समझ गए। फिर हम चलते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया में विभेदन, उद्दीपक अभिक्रिया और प्रबलन की प्रासंगिकता को स्थापित करने में छात्र में नवीन व्यवहार की रचना हो सके। तो एक शब्द आता है, ये पूछा भी गया है परीक्षा में, कि बिहेवियर शेपिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। बिहेवियर शेपिंग जो है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। बिहेवियर शेपिंग के लिए लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित होती है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के व्यवहार को बनाना है तो हमें उसके व्यवहार को अच्छा करते समय हमें पुनर्बलन देना है। अभी आप लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, उसमें काउंसलिंग में एक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है काउंसलिंग करते समय, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। और बिहेवियरल अप्रोच में जो थेरेपी दी जाती है, कोई व्यक्ति है उसकी एक आदत लग गई हाथ धोने की, उसे फोबिया हो गया जर्म्स का फोबिया हो गया, मतलब उसके हाथ में लगता है कि मेरे हाथ में जर्म्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धो रहा है। तो अब उसकी ये आदत पड़ गई है, उसकी आदत को छुड़ाना है, उसके व्यवहार को बदलना है। तो उसको सिखाने के लिए कि वो आदत ऐसी ना करे, उसको हमें जिस थेरेपी का यूज करना पड़ेगा वो हमारी बिहेवियरल अप्रोच होगी। और बिहेवियरल अप्रोच जो है वो स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित होती है। स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत मतलब व्यक्ति जैसा कार्य करे और उस कार्य का जैसा उसे प्रभाव पड़े, पुनर्बलन मिले, वैसा वो प्रभाव अपनाता चलता है और ऐसी चीजों को छोड़ता जाता है जो उसके लिए उपयोगी ना हो। फिर हल की आवश्यकता, हरास सिद्धांत। हल और आगे के मनोवैज्ञानिक हैं, हल भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और हल ने ये बताया कि जब आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, क्रिया करता है, और जिस क्रिया से उसकी आवश्यकता पूरी होती है उस क्रिया को वो अपने व्यवहार में अपना लेता है। तो सीखना जो है ये आवश्यकता ह्रास पर आधारित होता है। तो इसलिए हल के अनुसार सीखना का एक प्रकार आवश्यकता या उद्दीपक ह्रास के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम और अगर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों में आ जाएं तो टॉलमैन है, लेवी है, वर्दीमर है, कोहलर है, ये संज्ञानवादी है। सबसे पहले अभी हम व्यवहारवादियों की बात कर रहे थे, व्यवहारवादियों के बाद संज्ञानवादी आते हैं। जब बुद्धि का ज्ञान हुआ, बुद्धि का मापन हुआ और मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानवादी मनोविज्ञान पर आधारित सीखने समझने की व्याख्या की, तो फिर ये मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा शिक्षण एक गतिशील प्रयोजनबद्ध क्रिया के रूप में आयोजित करने के प्रति आग्रह होता है, जिसमें छात्र अपनी अंतः क्रिया द्वारा नई सूझबूझ, कार्य कुशलता, रचनात्मक दृष्टि और संज्ञानात्मक संरचना अर्जित कर सके। आपने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा है और कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें ये सिखाया गया है कि वातावरण में अगर हम पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करें और पूर्ण के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम अंश पर पहुंचे तो हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने को असहाय महसूस करता है, लेकिन यकायक उसके मन में कोई सूझ उत्पन्न होती है और वो सूझ की सहायता से सीखता है। तो सूझ और समझ कॉग्निशन पर डिपेंड करता है। तो शिक्षण में सिखाते समय इस सिद्धांत के अनुसार उसको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सिखाना चाहिए ताकि सीखना उसका स्थायी हो सके। इसमें शिक्षण की परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक खुली होती हैं, विचारपूर्ण होती हैं, सक्रिय और सृजनात्मक बनाने की कोशिश की जाती है। तो सीखने के व्यवहारवादी अप्रोच से जब हम संज्ञानवादी अप्रोच की ओर चलते हैं तो वातावरण खुलता जाता है और उस वातावरण में और अधिक सृजनात्मकता आती जाती है। हम और अगर आधुनिक संज्ञानवादियों की बात करें, आधुनिक संज्ञानवादियों में ब्रूनर है, ऊसबेल है, पियाजे है, रोजर्स है,
मैस्लो है, हमने एक साथ सबको ले लिया है और उन्होंने जो शिक्षण के विषय में कहा उनका कंक्लूजन कर लिया है। और उस कंक्लूजन में अधिगम के तहत छात्रों की सक्रियता पर बल देते हैं, मतलब और छात्र सक्रिय हो। जो जितना सक्रिय होगा वो उतना सीखेगा, जितना निष्क्रिय होगा उतना कम सीखेगा। तो और अधिक सक्रियता बढ़ा दो। छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर जोरदार संस्तुति की है। आज आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्टूडेंट कैसे अधिक से अधिक सक्रिय हो, उनकी सहभागिता को और अधिक शिक्षण अधिगम से जोड़ा जाए। और इस अवधारणा से शिक्षण के प्रतिमान परिवर्तन को पहल बढ़ावा मिलता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका एक अनुसमर्थक की होती है। ठीक है, छात्र की भूमिका एक अन्वेषक खोजी की बन जाती है। अब डिस्कवरी कौन कर रहा है? छात्र। टीचर क्या कर रहा है? वो डिस्कवरी में उसका फैसिलिटेटर की भूमिका अदा कर रहा है, उसके सीखने में सहायता कर रहा है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही स्वसंयमित सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग की चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। तो सेल्फ लर्निंग रेगुलेटरी किस पर आधारित है? आधुनिक संज्ञानवादियों पर आधारित है। और ये संप्रचय ब्रूनर और ऊसबेल के सिद्धांतों से निकल के आया है। सीखना ऐसा हो जिससे व्यक्ति खुद अपने सीखने को संचालित करे, अपने खुद के सीखने को रेगुलेट करे। तो जैसे जैसे हम दर्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, मनोविज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, शिक्षण का स्वरूप बदलता जाता है। वही शिक्षण जो एक तंत्र में था, फिर प्रजातंत्र में आया, फिर हस्तक्षेप में आया, और फिर शिक्षण का स्वरूप इतना बदल गया कि आज शिक्षक की भूमिका दिन पर दिन कम की जा रही है। शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता, तकनीकी भी नहीं ले सकती। शिक्षक को पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था से हटाया भी नहीं जा सकता, लेकिन शिक्षक की भूमिका में इस तरह से की जा रही है ताकि छात्र अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि से अधिक सक्रिय होकर सीख सके। टीचर को इसमें उसको सपोर्ट करना है। फिर अगर हम शिक्षण की आधुनिक परिभाषाएं देखिए, जो लेटेस्ट परिभाषाएं जिसमें आज हमारा शिक्षण डिपेंड करता है, तो बी ओथोनिल स्मिथ की परिभाषा। ओथोनिल स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। देखिए, हम काम करने से नहीं थकते हैं, हम उस काम को बोझ समझने से थकते हैं। अगर हम सीखने को भी, अगर हम शिक्षा को भी एक बोझ समझने लगे तो हम पढ़ते में जल्दी थक जाएंगे। अगर हम सीखने में आनंद लेने लगे तो हम शायद कभी नहीं थकेंगे। इसीलिए बच्चा कभी खेल में नहीं थकता, चाहे वो पूरे दिन खेले, वो खेलता रहता है क्योंकि वो मन से खेल रहा होता है और उसके तन पर पड़ने वाले दबाव को भी वो झेल जाता है। और मन अगर शिक्षा में किसी का लग गया, मन से वो आनंदित होकर सीखने लगा, तो ये आधुनिक जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षण की प्रक्रिया को और अधिक आनंदमय बनाने की बात करते हैं। आनंदमय कैसे हो सकते हैं? आनंदमय तभी होगी जब छात्र के अकॉर्डिंग हो, छात्र जैसा चाहता हो वैसा हो। पढ़ने में तब मन नहीं लगता जब मन में कोई डाउट हो और पूछने की ठीक है, पूछने की इच्छा और पूछा जाना संभव ना हो। अगर कोई ऐसा टीचर है जो अपनी क्लास में कहते नहीं जाओ पढ़ा ले तब पूछना, ठीक है। और बीच में हम पूछना चाह रहे हैं लेकिन जब ऐसा नहीं मिल पाता है, डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति का उससे मन हट जाता है। बी ओथोनिल स्मिथ की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि शिक्षण क्रियाओं की विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। दूसरा इजराइल सेफलर, ये कहते हैं शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम की प्राप्ति सुनिश्चित कराना है। उद्देश्य तो है कि अधिगम की प्राप्ति सुनिश्चित कराना है और जिसका संपादन ऐसे ढंग से होता है, ऐसे ढंग से इसको प्राप्त करना है कि शिक्षार्थियों की बौद्धिक सत्यनिष्ठा एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। यानी हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल तरीके से सीखे। आज असाइनमेंट दिया जाता है, आज प्रोजेक्ट दिया जाता है, आज बच्चा हर एक्टिविटी में स्वतंत्र रूप से या समूह में काम करता है। आज कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात चल रही है, आज ब्लेंडेड लर्निंग की बात चल रही है, आज अधिगम का स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। ये सब कैसे संभव हो पाया है? ये सब इन्हीं आधुनिक विचारधाराओं से, जो आज शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान देती है, उससे संभव हो पाया है। और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हाइफन क्या कहते हैं? शिक्षण में तत्व होते हैं। त्रिक तत्व मतलब 3 तत्व होते हैं, एक शिक्षक, एक शिष्य और विषय वस्तु।
ठीक है। कल भी हमने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की थी और इस ट्राइपोलर प्रोसेस में ये तीनों तत्व अपने गुण की दृष्टि से गतिशील होते हैं। टीचर के भी गुण होते हैं, स्टूडेंट के भी गुण होते हैं, कंटेंट के भी गुण होते हैं और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षक का काम छात्र को सिखाना है, ठीक है, और वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? शिक्षार्थी, जिसको प्रभावित होता है। और शिक्षक कंटेंट की सहायता से शिक्षार्थी को प्रभावित करता है, यानी उसकी सीखने में सहायता करता है। तो हाइफन ने इसी तरीके से इसको फिर आते कोमाइसार, शिक्षण एक सामान्य सेवा है जो न कि उपादान मतलब साधन, ठीक है, उनकी दृष्टि से प्रभावी शिक्षण वह क्रिया है जिसके माध्यम से बालक के सार या मस्तिष्क में भारी परिवर्तन किया जाता है तथा उसके प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अवबोध तक पहुंचा जाता है। हमें उसके रोट लर्निंग नहीं करानी है, हमें उसकी मेमोरी लेवल पे लर्निंग नहीं करानी, हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लर्निंग करानी है, हमें थिंकिंग लेवल पे ले जाना है। श्रवण करे, मनन करे और जब तक वो विचारों में उसका प्रयोग न करे, व्यवहार में उसको लेकर ना आए, मतलब निध्यासन न करे, तब तक वो शिक्षण पूर्ण नहीं होगा। तो ये जो व्यवस्था है इन विद्वानों के अनुसार ये शिक्षण को और अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने पर बल देते हैं। टीएफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण मानवीय कार्य का ऐसा उदाहरण है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। ये विद्यालय फैक्ट्री की तरह नहीं है कि यहाँ कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है। कोठारी कमीशन ने कहा भी था कि भारत की भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ठीक है, और भारत में विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वही आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर और राष्ट्र की सेवा करते हैं, विभिन्न रूपों में स्थापित होते हैं। तो शिक्षण का कितना महत्व है कि वो सीखे जो वास्तव में वो अपने जीवन में लक्ष्य को पा सके। उन्होंने एक शिक्षण कॉन्टिनम की बात की है जिसमें एक सिरे पर अनुबंधन है, ठीक है। आप लोगों ने शिक्षण कॉन्टिनम में अनुबंधन, अनुदेशन और प्रशिक्षण और मतारोपण 4 प्रकारों को देखा है। इसको हम अलग किसी क्लास में लेकर आपको बताएंगे कि ये 4 क्या है। फिर आता है एनएल गेज के अनुसार, ठीक है, हमने सारा कलेक्शन जितना भी पीछे से आगे तक का कलेक्शन है वो किया है। शिक्षण एक अंतर्व्यक्तिक प्रभाव का कार्य है, इंटरपर्सनल रिलेशन इफेक्ट है। टीचर का स्टूडेंट पे पड़ता है, स्टूडेंट का टीचर पर पड़ता है, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के आचरण और आचरण की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। वो क्या करेगा, ठीक है। जैसा विद्यालय होता है, जैसे शिक्षक होते हैं वैसे शिक्षार्थी, यथा गुरु तथा शिष्य, ठीक है, जैसे गुरु वैसे शिष्य, ठीक है। अगर गुरु अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उनके स्टूडेंट भी नॉलेजेबल होते हैं। इसका उदाहरण आप आईआईटी जैसे आईआईएम जैसे संस्थानों में देख सकते हैं, जहां पढ़ाने वाले टैलेंटेड हैं तो वहां पढ़ने वाले भी टैलेंटेड हैं। तो इसलिए शिक्षण में इस बात का बहुत महत्व होता है कि इसको हम कैसे कर सकें। फिर आता है क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अंत रूप में एक सबसे सरल तरीके से शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? एक तो तरीका है कि ऑटोक्रेटिक तरीके से, एक तरीका है डिक्टेटरशिप तरीके से, ठीक है, जबरदस्ती तरीके से। तो जबरदस्ती तरीके से स्थायी नहीं होगा। डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, उसको समझाते हुए बच्चे के व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन लाया जाएगा, तभी वो स्थायी होगा। तो क्लार्क हो चाहे गेज हो, इसी तरह के शिक्षण की बात। निष्कर्ष हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उससे टीचिंग का क्या क्या निष्कर्ष निकल के आता है। पहला, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है ना, जो शिक्षक व छात्र के मध्य किसी विशेष कार्य के लिए संचालित होती है। हम लोग यहाँ रोज उपस्थित होते हैं, एक विशेष प्रयोजन से आते हैं, एक कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें शिक्षक उस कंटेंट को छात्रों के सामने डिलीवर करता है और छात्र अपनी जो भी शंका समाधान होते हैं उस कक्षा में करते हैं। तो विशेष कार्य के लिए आप लोग जैसे अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड कार्य के लिए संचालित हो रही है, आप टीटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए संचालित हो रही है। उद्देश्य बदलेगा तो फिर वो प्रक्रिया भी बदल जाएगी। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें जब 2 लोग आ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो वो प्रक्रिया सामाजिक हो जाती है, ठीक है। व्यावसायिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यवसायिक के कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है।
क्योंकि ये फॉर्मल तरीके से होता है। पर जो चीज फॉर्मल होती है वो प्रोफेशनल होती है। जो चीज फॉर्मल होती है वो प्रोफेशनल होगी। जब आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, जब आप कैजुअल ड्रेस पहनते हैं तो आप अपने प्रोफेशन में नहीं जा रहे होते। ठीक है, शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव निहित है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यहाँ छात्रों के डेवलपमेंट किया जाता है। शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। हमने कल पेडागोजी के अंतर्गत बताया था, इट इज ए आर्ट एंड इट इज ए साइंस। ये कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। तो कम्युनिकेशन जो होता है भाषा के माध्यम से, तो इसके माध्यम से हम शिक्षण करते हैं। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, इसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने से होते हैं। शिक्षण एक उपचार विधि है, शिक्षण एक उपचार विधि है, मतलब शिक्षण में रखो। ठीक है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, यानी लॉजिकल प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट भी लॉजिक करते हुए चलते हैं, टीचर भी अपने लॉजिक से उन चीजों के, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय खोजता है। शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन कैसे किया जाता है? जो छात्र अचीव करते हैं, आज मापन और मूल्यांकन में बता रहे थे एजुकेशनल अचीवमेंट होता है, तो शिक्षण का मापन होगा कि जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा तो हमारी शिक्षण का मापन हो जाएगा कि आपने अगर अचीवमेंट कर लिया और उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, यानी कि हमारा शिक्षण सफल रहा। ठीक है, तो शिक्षण का मापन भी किया जाता है, शिक्षण में सुधार और विकास भी किया जाता है। अगर कहीं कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यदि छात्र सीखने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, तो शिक्षण में सुधार किया जाएगा, शिक्षण का स्वरूप बदला जाएगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें एक पोलर में टीचर होता है, एक पोल में स्टूडेंट होता है और एक पोल में कंटेंट होता है। तो ये इसके कुछ निष्कर्ष। फिर शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, गाइडेंस। व्यक्ति को सबसे पहला गाइडेंस किसने दिया था? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने दिया था। फिर गाइडेंस का स्वरूप और परिष्कृत हुआ, गाइडेंस का स्वरूप पुस्तकों में आ गया। हम हर जगह से गाइडेंस लेते हैं। आपने जब बीएड कोर्स में एडमिशन लिया, आपको सिलेबस मिला, सिलेबस एक गाइडेंस है, आपको गाइड कर रहा है। टीटी का फॉर्म बनने जा रहा है, उसका एक सिलेबस है, उसने आपको गाइड कर रहा है कि इसको पढ़कर ही आप अपनी तैयारी करेंगे। तो वो है जिसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक किसी पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मौजूदा सामाजिक पर्यावरण में सप्रयास व योजनाबद्ध तरीके से कार्यशील होता है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यशील होना पड़ता है। ठीक है, इसका पर्यावरण सामाजिक होता है, इसमें जो प्रयास होता है वो योजनाबद्ध तरीके से होता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर शिक्षण को व्यवस्थित क्रिया कहते हैं, शिक्षण को सप्रयास क्रिया कहते हैं, शिक्षण को प्रयोजनबद्ध क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षण को इस तरह से हम समझ सकते हैं। नाउ एट लास्ट वी कैन से यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। आप शिक्षण के अर्थ को समझ रहे हैं और शिक्षण एक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली, सुधार लाने वाली प्रक्रिया है, जिसके स्किल्स को डेवलप करके आप उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।